आधा महीनों आवत तो कभी 5 दिन पूरी दे गयो। हाँ चलो देखिए, चलो कल बात नोट करूँगा। मतलब इतने दोस्त अच्छे अच्छे ये भेज देंगे। अरे सब प्रोडक्ट भी कह रहे थे, सब प्राइवेट में नहीं भेजते सब, कुछ और भेजते देखो अब जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, यानी बायर कंपनी, परचेजर कंपनी, जिसने परचेज किया हुआ कंपनी को। और अब तक जो क्वेश्चन लगा रहे थे वो सब किसकी बुक में था? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, वेंडर कंपनी, जो अपने आप को बेच रही थी उसके वहाँ। अब हम लोग करेंगे किसके वहाँ? बायर कंपनी का। बायर कंपनी के वहाँ जो लगाया जाएगा उसको देखा जाएगा किससे लगाना है, इन द नेचर ऑफ परचेज से लगाना है या इन द नेचर ऑफ मर्जर से। क्योंकि अमलगमेशन के टाइप्स बताए गए थे, यही 2 टाइप बताया गया था कि टाइप्स ऑफ अमलगमेशन कितने प्रकार होता है? 2 तरह का, एक तो इन द नेचर ऑफ परचेज, एक तो इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो अगर इन द नेचर ऑफ परचेज से लगाएंगे तब जर्नल एंट्री ये होगी, इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर उसको समझ जाओगे तो उसको भी समझ जाएंगे। लेकिन कब क्वेश्चन को हम लोग इन द नेचर ऑफ परचेज से लगाएंगे और कब क्वेश्चन को इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाएंगे, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बताई गई थी, कुछ सिचुएशन बताई गई थी। अगर कोई ये सिचुएशन फुलफिल करेगा तब तो माना जाएगा कि इसको इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाया जाएगा। और उन कंडीशंस को या उन सिचुएशन को अगर फुलफिल नहीं करता है तो इसका मतलब उसको हम लोग इन द नेचर ऑफ परचेज ही से लगाएंगे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन बताई गई थी जब हम लोग लगाएंगे उसको इन द नेचर ऑफ मर्जर से? कंडीशन बताई गई थी ना, तो कौन सी ऐसी कंडीशन बताई गई थी जब उस क्वेश्चन को लगाया जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर से? तो 5 कंडीशन जब रहेगी तो इन द नेचर ऑफ मर्जर लगाया जाए। तो कंडीशन क्या थी? शदब थे ना उस दिन, तो कौन कौन सी कंडीशन बताई गई थी? सर 90% शेयर होल्डर है वो तो सहमति बिजनेस तो सेम हो। चार हुआ। 5 बताया गया था। सबसे पहले लिखा गया था कि ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी। दूसरी चीज लिखी गई थी कि ऑल एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी ऑन बुक वैल्यू। कोई बारगेनिंग नहीं, जो बुक वैल्यू दी रहेगी उसी वैल्यू पर आपको चुपचाप ले लेना है। इसी कंडीशन बताई गई थी कि जो पीसी का अमाउंट पेड किया जाएगा वह इन इक्विटी में किया जाएगा। अगर फ्रैक्शन होगा तो कैश में कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्रैक्शन। उसके बाद बताया गया था कि बिजनेस का रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ये बताया गया था कि कम से कम 90% शेयर होल्डर क्या हो? एग्री हो मर्जर होने की कंडीशन में, मिलने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए। ये 5 कंडीशन अगर रहेगी तभी जाकर के क्या माना जाएगा? उसको इन द नेचर ऑफ मर्जर्स लगाया जाएगा। इसका मतलब 5 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करता है तब उसको किस लगाएंगे हम लोग? इन द नेचर ऑफ परचेस लगाएंगे। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो कभी कभी तो क्वेश्चन साफ साफ कर देगा कि इसको विलय की प्रकृति का है या एकीकरण की प्रकृति का है, यानी इन द नेचर ऑफ मर्जर है या इन द नेचर ऑफ परचेस है। क्वेश्चन कर देगा कि इसको मर्जर से लगाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तो उसको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। 5 कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाया जाएगा, इन द नेचर ऑफ परचेस से नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, बाद में इन द नेचर ऑफ मर्जर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन द नेचर ऑफ परचेस से अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो एंट्रीज जो बताई गई है यही सारी एंट्रीज है। सबसे पहले लिखा गया ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, यानी ये कह सकते हैं इसको परचेज कंसिडरेशन ड्यू। क्या है? जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? माल उधार खरीदा मोहन से तो क्या पास करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो ये लिखा गया परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। बस यहाँ नाम बदला गया, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। लिक्विडेटर किसको कहते हैं उसको समझो। लिक्विडेटर, लिक्विडेटर किसे कहते हैं? सर बताइए, आप बोल देंगे बताऊंगा। लिक्विडेटर जैसे क्रेडिटर, हाँ क्रेडिटर जैसे होते हैं वैसे लिक्विडेटर भी होते हैं। नहीं हाँ बताओ हमें। देखो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समापक। समापक कंपनी जो अपने आप को समाप्त कर रही है।
खत्म कर रही है, वाइडनिंग अप, इसको एक वर्ड यूज किया था इंग्लिश में, और क्या, वाइडनिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन, कंपनी का समापन, कंपनी समाप्त हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को बेच रही है, तो बिकने वाली कंपनी का नाम यहाँ लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, जो बिक रही है कंपनी, मान लो XYZ लिमिटेड को खरीद रहा हूँ मैं, तो मुझे देना है ना उसको, उधार मैं खरीद रहा हूँ, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जैसे मोहन करता हूँ, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अभी भी कर रहा हूँ, बस क्या ले रहा हूँ, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, नाम लिखा जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ XYZ लिमिटेड। तो वेंडर कंपनी का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, वेंडर कंपनी बोलते हो ट्रांसफर कंपनी, क्लियर है। चलिए ये होगी सबसे पहले पीसी ड्यू करने की एंट्री, दर्शन नहीं सकते हो पीसी ड्यू। उसके बाद जो जो असेट्स लियो, तो जो असेट्स लेते हैं, लैंड ले, बिल्डिंग ले, प्लांट ले, फर्नीचर ले, सब डेबिट होगा कि नहीं होगा, ये सब तो एंट्री करके आए हो, तो लिखो यहाँ पर लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट रिसीवर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट्स ले रहे हो सारी एसेट्स जब लेंगे हम लोग तो डेबिट करेंगे, और जितनी लायबिलिटीज ले रहे हो उसकी उसको क्रेडिट करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर मैंने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जब एसेट्स लेता हूँ तो डेबिट किया जाएगा, जब लायबिलिटीज ले रहा हूँ उसकी क्रेडिट किया जाएगा। अभी जो ये बिजनेस परचेज यहाँ पर डेबिट किया गया है उसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, इधर रहती बात। आप जब सन्ड्री एसेट्स यहाँ पर जोड़ेंगे, सन्ड्री लायबिलिटी जोड़ेंगे, बिजनेस परचेज जोड़ेंगे, ये डेबिट का आइटम क्रेडिट का आइटम से अगर ज्यादा हो रहा होगा, डेबिट का आइटम क्रेडिट का आइटम ज्यादा होगा, जैसे डेबिट में आपका 20 लाख है, क्रेडिट में दोनों मिला के 18 लाख है, 2 लाख कम पड़ रहा होगा, तो उसको क्या लिखा जाएगा, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट हो गया। अब जो कैपिटल प्रॉफिट होगी उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। ये प्रॉफिट हो गई, प्रॉफिट कैसे हो गई, 20 लाख की संपत्ति हो गई, और जो इनको देना है सन्ड्री लायबिलिटीज का, और जो बिजनेस परचेज करियो पीसी मिला करके, दोनों मिला करके 18 लाख देना है। जो क्रेडिटर में लिया उनका डिबेंचर होल्डर रहेंगे, चाहे क्रेडिटर रहेंगे, ट्रेड पेबल रहेंगे, या जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज रही होगी उसको भी आपने लिया हुआ है, यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज में लिखा हुआ है, वो देना है, और जो कंपनी को देना है, जो बिजनेस परचेज में ड्यू क्यों, कितने में देना है आपको, वो दोनों मिला करके अभी भी कम है, 20 लाख की सारी एसेट्स है और देना कितना है 18 लाख रुपया, 2 लाख फायदा हो गया खरीदने के टाइम। 20 लाख की चीज आप कितना दे रहे हो उनको, पूरा 18 लाख में पेमेंट हो रहा है, तो 2 लाख का फायदा हो गया। वो फायदा कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, पूंजीगत लाभ है, और पूंजीगत लाभ को ट्रांसफर कहाँ करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो जब टाइप ऑफ कैपिटल बताया गया था तो उस टाइम बताया गया था अथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कार्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व बताया गया था, कैपिटल रिजर्व जो है वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से उसका क्रिएशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर उसी बनाया गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा उसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। जैसे अपोजिट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है कि एसेट्स आपके 18 लाख की है, लेकिन जो देना है मुझको, चाहे पार्टी को देना हो चाहे आउटसाइड को देना, दोनों मिला करके मुझे देना कितना है 20 लाख, 18 लाख के एसेट्स है, देना कितना है 20 लाख, 2 लाख का आप लॉस नहीं है, वो लॉस जो आपका है लॉस, उसको क्या बोलोगे, क्यों ज्यादा दे रहे हो, उसको बोलोगे गुडविल दे रहे हैं। गुडविल की वजह से ना उसकी 18 लाख की संपत्ति को 20 लाख में देने को तैयार हो गए हो, उसकी सारी एसेट कितनी है 18 लाख की, लेकिन उसको जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, जो इनसाइड लायबिलिटीज है, दोनों मिला कितना देना है 20 लाख में देना है। तो 20 लाख क्यों देने को तैयार हो, जब 18 लाख की संपत्ति है तो 2 लाख रुपया दे रहे, एक्सेस दे रहा हो, वो क्या है गुडविल है। अब गुडविल वाली क्या होती है, एसेट्स होती है, यहाँ गुडविल अकाउंट डेबिट किया, इफ एनी दोनों में लगाए हम, इसका दोनों सिचुएशन में कोई है सिचुएशन होगी, और कभी कभी ऐसा भी हो दोनों बराबर हो जाए, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर हो जाए, 18 लाख की भी 18 लाख की भी दोनों मिला करके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डेबिट साइड का ज्यादा हो गया, क्रेडिट साइड का ये दोनों मिला कम हो गया, तो कैपिटल रिजर्व, और क्रेडिट साइड का ज्यादा हो गया, डेबिट साइड का कम हो गया, डेबिट में जो कम बचेगा उसको क्या बोलेंगे गुडविल। इससे दोनों में लगा हुआ यहाँ पर क्या, इफ एनी, यदि कोई हो, क्लियर है। चलो ये हो गया, अभी सारी एसेट्स लिया गया, यहाँ पीसी2 कर रही हो, ये जो जो एसेट्स जो जो लायबिलिटीज दी हो उसको ट्रांसफर कर दिया हो, उसके बाद पीसी का अमाउंट पेड करोगे, जब पेड करेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा ना, मैं यहाँ पर वही चीज लिखूंगा, सुधरे अकाउंट डेबिट टू कैश, यही लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट। अब क्या कह दे रहा हूँ, तो इक्विटी शेयर करके दूंगा, तो प्रेफरेंस शेयर दूंगा, तो डिवेंचर दूंगा। देखो वहाँ पर लिए तो यही सब लिए थे, इक्विटी शेयरिंग परचेजिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयरिंग परचेजिंग कंपनी, डिवेंचर परचेजिंग कंपनी, कैश या बैंक डेबिट टू परचेजिंग कंपनी लिखे थे। यहाँ पर जब देंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिसको देना होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिवेंचर, टू कैश, टू बैंक। और अगर शेयर जो है इशू करोगे प्रीमियम पर, डिवेंचर इशू करोगे प्रीमियम पर, 10 की चीज 12 में दे रहे हैं उनको,
तो प्रीमियम भी आ जाएगा इसमें। तो शेयर कैपिटल लिखोगे फेस वैल्यू पर 10 पेपर, अब प्रीमियम अलग से लिखा होगा 2 रुपया, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसमें लिखा गया है। क्लियर है? ये पीसी का अमाउंट पेड हो गया। तो इसका हमने ड्यू किए, पेमेंट किए, जो जो असेट्स लिए थे आप असेट्स और लायबिलिटीज, सारी असेट्स और लायबिलिटीज को अपनी एंट्री पास कर दियो। उसके बाद फिर करना होगा हम लोगों को जो उसका डिवेंचर खरीदे हुए हो, उसका डिवेंचर जो लियो सनडे लायबिलिटीज में उसका डिवेंचर उसका ट्रेड पेपर कब लिए होंगे, उसके जो डिवेंचर लिए होंगे, तो डिवेंचर जो इनके पास है वो पुरानी कंपनी का है। उनके पास कौन सा डिवेंचर है? पुरानी कंपनी का है। कंपनी कहेगी कि ऐसा है कि वो XYZ लिमिटेड का है, आप वो XYZ लिमिटेड का लेके आइए, और हमारी कंपनी अगर ABC लिमिटेड है तो ABC लिमिटेड ले जाइए। तो इसलिए क्या करूंगा, जब दिए हो यहाँ पर डिवेंचर, तो 2 डिवेंचर लिखोगे, 2 ट्रेड पेपर लिखोगे, तो डिवेंचर जो है क्रेडिट है, जब इसको लेके आओ तो डेबिट हो जाएंगे वो, तो लिखा हूँ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ओल्ड वाला। जो नया मैं अपनी कंपनी का दूंगा, अपने नाम से बता, जो अपने मोहर के अंदर रहेगा, अपने सील के अंदर रहेगा, उसको क्या करूंगा 2 डिवेंचर या न्यू वाला लिखूंगा। ऐसा भी कभी दिया जाएगा कि उनका जो डिवेंचर था 9% डिवेंचर था, हम उनको कितने वाला दे रहे हैं 10% डिवेंचर होता है, 8% डिवेंचर होता है, तो लिखूंगा ऐसे 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, या 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, या सेम हो सकता है परसेंट की 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%। लेकिन दिखा देना ये जो डिवेंचर है ये पुरानी कंपनी का था XYZ लिमिटेड का, और ये जो जा रहा है नया वो क्या है आपका ABC लिमिटेड का है। क्लियर है? तो डिवेंचर जब उसका लिया जाएगा तो डिवेंचर को पहले हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करा देंगे उसका, कि भाई वो जो डिवेंचर आपके पास है, तो जब जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं पहले आए, वो सारा अपने डिवेंचर जो है बदल ले हमसे, हमारी कंपनी का ले जाओ, पुरानी कंपनी का जमा कर दे हमारे पास, तो जमा हो जाएगा और ये नई कंपनी का इशू कर देंगे क्योंकि हमारे डिवेंचर हो गए। ठीक है? तो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर लिखा गया। उसके बाद लिखा गया है कि अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं इन द नेचर ऑफ परचेस से, किससे? इन द नेचर ऑफ परचेस से, ध्यान सुना क्योंकि यही डिफरेंस है। इन द नेचर ऑफ परचेस से क्वेश्चन लगाओगे तो वेंडर कंपनी के वहां स्टैच्यूटरी रिजर्व पड़ा जाता है। किसके वहां? वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में स्टैच्यूटरी रिजर्व होगा। कौन सा रिजर्व? स्टैच्यूटरी, ये आपका होता है स्टैच्यूटरी रिजर्व, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वैधानिक संचय। अब ये होता क्या है वैधानिक संचय? वैधानिक संचय किसे कहते हैं? स्टैच्यूटरी रिजर्व किसे कहा जाता है? एक तरह से सरकारी रिजर्व है। सरकारी रिजर्व किसे कहते हैं? एक तरह से स्टैच्यूटरी रिजर्व है। बताओ स्टैच्यूटरी रिजर्व या वैधानिक संचय किसे कहा जाता है? सुने, कंपनी लॉ में, ये तो कंपनी लॉ क्या है? कानूनी चीज है, कानून बना हुआ है। कंपनी लॉ क्या है? कानूनी किताब ना है। उस कानून में लिखा गया है कि जब कंपनी प्रॉफिट बांटती है किनको? शेयरहोल्डर्स को, तो उसमें परसेंटेज कुछ तय किया गया है कि अगर आप 10% नीचे बांटते हो तो किसी तरह कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। 10% ऊपर बनाते हो यानी 12.5% देते हो, 15% देते हो, तो कम से कम इतना आपको जनरल रिजर्व बनाना पड़ेगा, इतना ये बनाना पड़ेगा, इतना ये बनाना पड़ेगा। अगर इतना परसेंट देना चाहते हो, 20% देना चाहते हो तो इतना देना पड़ेगा, 25% देना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, 30% अगर लाभांश बांटना चाहते हो ये करना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा आप लाभांश बांटोगे उसके लिए रूल बना हुआ है कि आप पूरा लाभांश नहीं बांट सकते, पूरा प्रॉफिट डिविडेंड ग्रुप में नहीं बांट सकते। उसके लिए बताया कि कुछ न कुछ अपने पास जनरल रिजर्व होता है, CRR होता है, DRR होता है, ये सब चीजें पढ़ो। तो उसमें एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है जिसको लोग बोलते हैं स्टैच्यूटरी रिजर्व, वो बनाना मस्ट होता है। इसका मतलब जिसको विधान द्वारा, जिस रिजर्व को कानून द्वारा बनाना अनिवार्य कर दिया गया, जिस रिजर्व को कानून द्वारा बनाना अनिवार्य किया गया कि ये आपको बनाना ही चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैधानिक संचय बोलते हैं, जो विधान द्वारा बनाना जरूरी है। यानी हर एक कंपनी को बनाना जरूरी है। कुछ रिजर्व ऐसे हैं जिसको हर एक कंपनी को उस रिजर्व को बनाना ही चाहिए, उस रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं? वैधानिक संचय करते हैं। इसकी कंडीशंस क्या है? कितने परसेंट? ठीक है, हमने बताया ना कि उसके लिए लिमिट नहीं है, उसके लिए सीधे से बता दिया गया कि हर एक कंपनी को कुछ रिजर्व है जो बनाना पड़ेगा। और रिजर्व है कौन कौन से, तो कुछ नाम मैं यहाँ पर ले देता हूँ, 2-3 नाम, वो सब रिजर्व इसमें रहेंगे, वो सब लिखे जाएंगे।
ठीक है, एक तरफ से उसको थोड़ा सा नाम नोट कर लो। स्टैट्यूटरी रिजर्व, चलो दिख नहीं रहा है, खोजना पड़ेगा ज़्यादा। देखो ये एक आता है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दूसरा इसमें आता है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। ये कहता है डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व। साफ कर लिया कर नहीं आओ कल चलो इतना इनफ है, नोट कर लो उसको तीनों को, तो उसके बाद आगे चलते हैं। प्लीज रिजर्व नोट करो। क्या लिखे सर, इन तीनों का नाम लिखे, बहुत तगड़े वाले। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैच्यूटरी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना बस। और ये जानना कि स्टैच्यूटरी का मतलब होता है कि जिसको विधान द्वारा, जिसको कानून द्वारा बनाना हर एक कंपनी को जरूरी है, और कंपनी नहीं बनाती है इसका मतलब कि वो जो है कानून का उल्लंघन कर रही है। और कंपनी के एक्ट के हिसाब से जो उसमें उसका प्रोविजन बताया गया होगा पेनाल्टी का, ये सब चीज़ों का, उसे उस पर लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाना जरूरी होता है, नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो गया सबका? फर्क नहीं दिखाना, ऑरेंज में ऑरेंज मिलता नहीं तो कौन हो गया सबका? आइए देखें, तो बताया गया यहाँ पर कि अगर वेंडर कंपनी के बुक्स में स्टैच्यूटरी रिजर्व होगा, कौन सा रिजर्व हो, यही वैधानिक संचय अगर होगा, तो क्वेश्चन कहे या ना कहे, ये अपने समझना है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं अमलगमेशन का, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, बताया गया था ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसकी बात कर रहे हैं ना, 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बातें हो रही है हम लोगों की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में सारी बातें हम लोग चल रही हैं। तो उसी में बताया गया कि अगर इन द नेचर ऑफ परचेज से आप क्वेश्चन लगाते हैं, तो अगर वेंडर कंपनी के बुक्स में स्टैच्यूटरी रिजर्व होगा, तो जाहिर सी बात है स्टैच्यूटरी रिजर्व जब उसकी कंपनी को ले रहे हो तो सारी संपत्तियों को ले रहे हो, सारे दायित्वों को ले रहे हो, तो यहाँ पर संपत्ति और दायित्व देखा दिया गया, लेकिन स्टैच्यूटरी रिजर्व भी ले रहे हो, तो रिजर्व ले रहे हो तो अपने बुक में दिखाना ही पड़ेगा। तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री बताई गई बिजनेस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। तो स्टैच्यूटरी रिजर्व क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा, लेकिन उसका नाम क्या रखूंगा, बिजनेस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिजनेस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कब, जब हम लोग स्ट्रक्चर को दिखाएंगे, और किस केस में, इन द नेचर ऑफ परचेज में। इसका मतलब अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर से होगा तब ये नहीं किया जाएगा, लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज अगर होगा तो परचेज के केस में आप अगर कोई संपत्ति को, दायित्व को ले रहे हैं
और उसका रिजर्व भी पड़ा हुआ है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को हर आदमी में अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे। जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस अमाउंटेशन या बिजनेस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा जाएगा। उसके बाद फिर एक और एंट्री यहाँ पर आती है, लिखा गया गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे हो सकता है कि जो कंपनी बंद हो रही है, यानी कि वेंडर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी जो बंद हो रही है, उसका जब समापन हो रहा था तो समापन का व्यय भी पेड कर रहा है, लिक्विडेशन का खर्चा भी होना है, सारी एंट्री पास होगी और लिक्विडेटर रहेगा। लिक्विडेटर बताएगा ना किसे कहते हैं, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, समापक, जो समापन हो रही है। और जो उसको बंद कराने के लिए अधिकारी नियुक्त किया था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विडेटर बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि आप जाइए, कंपनी द्वारा कह रहा हूँ, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कोर्ट कहती है कि आप जाइए वहां पर और सारी संपत्ति के कागज अपने कब्जे में करिए, सारी संपत्ति को बेचिए, बेचने के बाद जब पैसा आ जाए आपका तो जिनको देना है उनको दे दीजिए, शेयर होल्डर को देना है, वो अपने मेहनताना उसमें से परसेंटेज निकाल लेंगे, अपना कमीशन वगैरह लेगा उसका। तो वही कमीशन वगैरह जो खर्च होगा वो क्या बना जाएगा, समापन व्यय बना जाएगा। क्या बनेंगे, समापन व्यय, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर करोगे तो अब उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो जो बाई कर रही है कंपनी, यानी जो ट्रांसफरी कंपनी है, वही कहेगी ठीक है, उसका जितना भी खर्चा हो रहा है 5-10,000 20,000 उसको मैं अपनी पॉकेट दूंगा। तो कंगाल हो चुकी है, उससे सारे कैश मैं ही ले लिया हूँ, सारे बैंक में ले लिया हूँ, सारे एसेट मैं ले लिया हूँ, उनको तो मैं शेयर दे रहा हूँ और वो शेयर किनका होगा, शेयर होल्डरों का होगा, आपका कुछ बनता नहीं है। तो जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होगा और सब के सब कौन सहन करेगा, बायर कंपनी। तो अगर बायर कंपनी करेगी तो टू बैंक, तो इसके पास से पैसे जा रहा है, टू बैंक करना ही करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा, कहाँ गया, अगर गुडविल होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 लाख रुपये घट रहा था तो अब 10,000 रुपये और देना पड़ गया, तो अब अभी नुकसान है, तो 2,10,000 रुपये लिखा जाएगा। इसका मतलब 2 लाख यहाँ पर लिखा जाएगा, अब गुडविल अकाउंट डेबिट यहाँ पर 10,000 लिखा जाएगा। तो कुल गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी, 2 लाख रुपये यहाँ पर और 10,000 यहाँ पर, कितनी हो जाएगी, 2,10,000 रुपये हो जाएगी। बस में ये इसका मतलब अगर गुडविल होगी तो यहाँ गुडविल लिखा जाएगा। और सुनो, और करके लिखा हो कैपिटल रिजर्व। अगर गुडविल नहीं है यहाँ पर तो कैपिटल रिजर्व है। तो अगर फायदा हो गया होगा, 2 लाख में यहाँ पर फायदा हो गया, तो 10,000 में जो नुकसान हुआ है, जो मैं लिक्विडेशन पेड करूँ अपनी पॉकेट से, उसी में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 2 लाख फायदा है तो 10,000 निकाल दूंगा। अभी भी आपके पास रिजर्व बचा हुआ कितने का, 90,000 रुपये का। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पर मैं लिखा हूँ 2 लाख रुपये क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर कितने से डेबिट करूंगा, 10,000 रुपये से। अभी भी क्रेडिट कितने रुपये रहेगा, 1,90,000 रुपये रहेगा। बस समझ में सब। तो जो भी यहाँ पर रहेगा, गुडविल रहेगा तो गुडविल डेबिट करूंगा, कैपिटल रिजर्व का तो कैपिटल रिजर्व डेबिट कर दूंगा, टू बैंक करूंगा। नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग अ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। अच्छा देखो, इसकी 2 एंट्री हो सकती है, ऐसे भी ले सकते हो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो डेबिट की उसको क्या करोगे, क्रेडिट, डेबिट क्या करोगे, फिर वही बात आएगी, गुडविल या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये 2 एंट्री की जगह पर एक एंट्री पास हो सकती है कि गुडविल और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन लिख रहा है बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। क्लियर है। और उसका समायोजन कहाँ से किया गया, अगर गुडविल 2 लाख थी तो और 10,000 रुपये खर्चा देना पड़ गया, तो वो क्यों दे रहे हो भाई, आप मिल रही एसेट से कम आप दे जा रहे हो, इसका मतलब गुडविल ही है, 10,000 और जो दे रहे हो, इसलिए गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल रिजर्व है तो फायदा आपका 2 लाख रुपये हो चुका था, अब उसी फायदे से 10,000 रुपये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब कम हो गया आपका फायदा, 1,90,000 हो जाएगा। क्लियर है हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट। जब इतना काम कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन जाएगा